हेलो प्यारे साथियों, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस रैपिड रिवीजन 30 मिनट सीरीज पर। तो प्यारे साथियों, अब लगातार सारे चैप्टर वन बाय वन पढ़ रहे हैं और 30 से 35 मिनट में हम देख रहे हैं कि सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम मात्र 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और कैसे कंप्लीट करते हैं ये आप देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो देखेंगे पूरा चैप्टर 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यूं देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि क्या होता है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि ऑस्टेड के अनुसार ऑस्टेड ने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में आवेश को गतिमान अवस्था में लाते हैं या उस पर हम किसी भी तरह से वैद्युत क्षेत्र लाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र लाने से क्या होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अच्छा, इसके बाद ये कब बात थी, तो 1820 की बात थी। फिर 1831 में क्या आते हैं, 1831 में फैराडे आते हैं। तो फैराडे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये कहानी अनवरत चलती रही, एक के बाद एक चलती रही। इसके बाद इसी के प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, गतिमान मतलब एक चुंबक को एक कुंडली के पास रखा। फिर हेनरी आते हैं, हेनरी कहते हैं कि अगर किसी भी परिपथ में अगर वैद्युत धारा किसी भी तरीके से अगर परिवर्तन कर देते हैं, तो इसका मतलब अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके या फ्लक्स में परिवर्तन करके वैद्युत प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ये कहानियां चलती रही। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसे आप देखेंगे, किसी भी पृष्ठ को देखेंगे, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनकी गणना करना ही क्या होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि एक समान, ये क्या है मेरे भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ से कई सारी बल रेखाएं गुजर रही होती है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, लंबवत। इसका मतलब ये जो फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा केस ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में होता है, ये कोई पृष्ठ रखा होता है, तो इसके क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो तीसरा क्या होता है, अगर इस क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल सदिश को अगर थीटा कोण पर हम रोटेट कर देते हैं, तो मेरे भाई ये डिपेंड करता है, फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा के या कॉस थीटा के। अगर सबको मिलाते हैं तो मेरे भाई सबको मिलाने के बाद ये क्या आता है, तो फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा के आता है। तो के बराबर के कांस्टेंट की जगह ये आ जाता है, के बराबर 1 रख देंगे तो फाइव इज इक्वल क्या आता है मेरे भाई, तो फाइव इज इक्वल बी ए कॉस थीटा आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता, तो जी हाँ सर, बिल्कुल आता है। डन मेरे भाई। चलो अगली बात आती है मेरे भाई, यहाँ पर आता है कि इसकी मात्रा क्यों भिन्न है, किसकी मात्रा क्यों भिन्न है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्यों भिन्न है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, तो एमकेएस पद्धति की बात करते हैं, तो एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड की बात करते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैंने देखता हूं, तो इसका होता है टेस्ला और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो आप कह दोगे सर टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, मतलब यह होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा इसका मात्रक मेरे भाई क्या होता है, वेबर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सीजीएस का, तो सीजीएस में क्या होता है, मैक्सवेल होता है, और एक मैक्सवेल बराबर 10 की घात मेरे भाई 10 की घात -8 वेबर होता है। ठीक, और सारे इसके अगर मात्रक की बात करो, तो मात्रक मेरे भाई ये होता है। तो इसके बीमा की बात करो, तो बीमा क्या होता है, mL2t-2 A-1 होता है। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, तो यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि जब फैराडे ने क्या किया, तो फैराडे ने एक चुंबक लिया और चुंबक के पास रखा क्या, कुंडली। तो चुंबक को जब गतिमान स्थिर रखते हैं, तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा था। यानी इसके अंदर 4 बल रेखाएं तो 4 ही थी, 4 से 5 नहीं हो रही थी। और इन्होंने कहा कि सर फ्लक्स चुंबकीय क्या होता है, इन्होंने ये कहा कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वैद्युत फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है, तो मेरे भाई यहाँ से पता चलता है कि अपने ये क्या करता है, प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। तो जब यहाँ पर 4 वो क्या है, ये 4 चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो प्रेरित धारा नहीं उत्पन्न होगा, यानी विक्षेप नहीं होगा। इसके बाद जब इसको हम देखते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जब इसको हम क्या करते हैं, इस दिशा में यानी इसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली के ओर ले जाते हैं, तो फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक प्रेरित धारा इसकी जस्ट विपरीत दिशा में होता है, विक्षेप की दिशा इधर होती है। यहाँ से पता चलता है भैया इसमें विक्षेप आता है और प्रेरित धारा इसकी जस्ट विपरीत दिशा में क्यों होता है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। जब दूर ले जाते हैं तो भैया साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज और विक्षेप की दिशा बदल जाती है मेरे भाई। जब अब आप कहते हैं भाई, तो ये देखा कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये खैर कहानी, ये स्टेटमेंट थे, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने निष्कर्ष दिए। ये सारे प्रयोग किए, प्रयोग के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष से निकाला कि जब तक कुंडली और चुंबक स्थिर रहते हैं, तब तक कोई विक्षेप नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जैसे चुंबक को हम क्या करते हैं, चुंबक को एक ध्रुव को स्थिर कुंडली की ओर चलाया जाता है, तो उस पर क्या होता है, एक निश्चित दिशा में विचलन या विक्षेप आ जाता है। दूसरा होता है कि जब दंड चुंबक को उसी ध्रुव को स्थिर कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो प्राप्त जो विचलन की दिशा भी क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ठीक है, विपरीत हो जाती है। इसमें आता है कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने अथवा शक्तिशाली चुंबकीय प्रयोग करने पर क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी में विक्षेप की वृद्धि हो जाती है।
अब ये भी देखा गया कि चुंबक को जितनी तेजी से हम कुंडली की ओर ले जाते हैं तो कुंडली को दूर या गतिशील कराया जाए तो भैया विचलन भी बढ़ जाता है। आगे यदि चुंबक को स्थिर रख करके कुंडली को गतिशील कराया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई क्या होता है, किसी भी प्रकार का, यानी कहते हैं कि अगर किसी एक को, हमने कहा सर दोनों में से किसी एक को अगर गतिशील अवस्था में रखा जाए तो मेरे भाई क्या होता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। और यही विक्षेप क्या बताता है, यही विक्षेप बताता है कि भैया कुंडली प्रकार उत्पन्न हो गई तो कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, इस विक्षेप से पता चलता है। ठीक, तो आगे यहाँ पर आता है मेरे भाई, तो आगे निष्कर्ष की बात करते हैं तो आगे यहाँ से क्या निकलता है, तो आगे यहाँ पर ये निकलता है भैया अगला क्या होता है, यदि दंड चुंबक तथा कुंडली को एक समान चाल से, दोनों को एक समान चाल से एक ही दिशा में अगर गतिशील कराया जाए तो कोई भी विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए चुंबक और कुंडली को हमेशा दोनों के बीच की जो गति होती है सापेक्ष गति होनी चाहिए। ठीक, तभी आपका फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहां से निष्कर्ष निकलता कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली एक बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यही घटना क्या होता है, यही घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। ठीक है बेटा भाई, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ से सारी चीजें हैं। देखो भाई, आपने देखा कि नॉर्थ पोल को लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो कोई विक्षेप नहीं, तो जैसे नॉर्थ पोल क्या होता है इसके जस्ट इस दिशा में गैलोमीटर और विक्षेप क्या होता है इस दिशा में हो जाता है। यहाँ पर साउथ की ओर देखते हैं तो मेरे भाई साउथ की जब देखते हैं तो साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, विक्षेप की दिशा इधर होती है, लेकिन जैसे दूर ले जाते हैं विक्षेप की दिशा इधर बदल जाती है, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक की चीजें मेरे भाई क्लियर। फिर फैराडे के दो नियम दिए। फैराडे के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं, तो फैराडे का प्रथम नियम न्यूमैन का नियम होता है। उन्होंने कहा कि किसी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण उस कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, और अगर फ्लक्स क्या है परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसका परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब ई बराबर होता है माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी, या ई बराबर माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। यदि फेरों की संख्या बेटा यहाँ पर क्या है, फेरों की संख्या अगर n है तो आप लिख दोगे ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डी फाइव अपॉन में बेटा क्या होता है डी टी होता है। ठीक है, माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी होता है। डन, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले आता है यहाँ पर दूसरा नियम होता है। दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और लेंज का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप कह दोगे किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का क्या करता है, विरोध करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। क्यों होता है कि जब मान लेते हैं किसी चुंबक को किसी लूप के पास ले जाते हैं तो वह लूप क्या करता है, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा मतलब जब आता है तो नॉर्थ पोल, अब ये आता है तो फिर ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इसी को लाने पर इस पर क्या होता है, क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। जब पास रहते तभी धारा उत्पन्न होती है, जब ये लाता फिर भी विरोध करना शुरू कर देता है। यानी जिसके कारण से उस पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ये उसी का विरोध करता है, उसी का बेटा क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर मेरे भाई, चलो ये दूसरा नियम हो गया। आगे चला जाए, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या होता है मेरे भाई, इसको समझिएगा। एक क्या होता है, ये आपका भैया बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। कहता आवेश अगर धनात्मक होता है तो पहले बल की दिशा ऊपर की ओर होती है, और आवेश अगर ऋणात्मक होता है तो उसके जस्ट विपरीत बल लगने लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा बल, चुंबकीय बल। यहाँ पर होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करता है। कहता है कि यल लंबाई का एक चालक होता है जो ए है। ठीक है, चालक ए है, ए बी है। चालक बेटा क्या है, ए बी है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र से अभिलंबवत वी वेग से गतिमान रखा जाता है। तो मेरे भाई आप यहाँ पर रखोगे, मान लेते हैं कि हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक रखा हुआ है, एक एक क्षण रखा है जो वी वेग से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा यहाँ पर अगर करते हैं क्या, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसकी क्या होता है, जब यहाँ पर देखते हैं तो बल की दिशा नीचे की ओर होता है। कौन से, चुंबकीय बल की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे खिसकने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे खिसकने लगते हैं तो ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, नीचे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो संतुलन की स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो एफ ही बराबर एफ भी हो जाता है, तो यानी यहाँ से करता है टी बराबर वी भी होता है। तो आपको पता है कि बराबर वी अपन एल होता है, यहाँ पर कैपिटल वी बराबर वी एल भी होता है, यानी वी ही क्या होता है, आपका ही होता है। यही आपका क्या होता है, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। यही बेटा क्या होता है, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं बेटा क्या होता है, तो प्रेरकत्व की बात करते हैं। तो प्रेरकत्व हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक स्वप्रेरकत्व की बात करेगा और एक बेटा क्या होता है, आप कहोगे सर अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करता है। एक स्वप्रेरकत्व की बात करता है और एक अन्योन्य प्रेरकत्व। स्व मतलब होता है खुद से मोटिवेट हो जाना, स्व मतलब होता है खुद से मोटिवेट हो जाना, मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह परिघटना जिसमें किसी कुंडली अथवा लूप में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। इस परिघटना की खोज खोज अमेरिकी भौतिकविद जोसेफ हेनरी ने की थी। मेरा मानना कहता है कि जब इस पर क्या होता है, कुंडली लेते हैं, धारा नियत होता है, एक यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है, तो कोई विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जैसे इसमें हमने देखा कि भैया धारा के मान को बढ़ाते हैं, अगर हम धारा के मान को हम क्या करते हैं, धारा को हम मान बढ़ाते हैं। जैसे धारा बढ़ाते हैं, तो धारा बढ़ाने पर तो इसकी जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, इसके जस्ट विपरीत होती है। धारा का मान अगर हम बढ़ा देते हैं, धारा का मान बेटा हम क्या करते हैं, धारा के मान को अगर हम बढ़ा देते हैं, ध्यान समझिएगा, नियत नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम धारा के मान को बढ़ाते हैं, मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहोगे सर धारा के मान को अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रेरित धारा इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगी, और अगर धारा का मान घटाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में होती है। तो ये पर ध्यान देना है। इस प्रकार से उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जब हम धारा नियत रखते हैं तो कोई परिवर्तन, लेकिन जैसे हम धारा बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा इससे उल्टा हो जाती है, और यहाँ पर जैसे धारा घटाते हैं प्रेरित धारा की दिशा उल्टा चली जाती है। ठीक मेरे भाई, चल यहाँ पर होता है कि स्वप्रेरण गुणांक। हमने कहा सर अगर कुंडली पे धारा के मान को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यानी आप कह दोगे सर जो फाई बी होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। यहाँ से अगर हम हाई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, किसका, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाता हूं तो यहाँ पर एल आ जाता है, तो यल क्या होता है, तो आप कह दोगे एल आपातिक नियतांक होता है, जिसे हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है ई बराबर माइनस डी फाइव बी अपॉन में डी टी होता है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि ई बराबर क्या होता है, डी एल आई हो जाएगा, और यहाँ पर एल डी एल क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन में डी टी हो जाएगा। डन मेरे भाई। आप कहोगे एल बराबर ये होता है, तो इसकी परिभाषा लिखोगे, अर्थात कुंडली में धारा परिवर्तन के एकांक हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वप्रेरक कहलाता है, अर्थात एक हेनरी के बेटा क्या होता है, इसे बराबर होता है। तो आपसे पूछता है कि एक हेनरी की परिभाषा क्या है, तो आप एक हेनरी की परिभाषा आप ये लिख सकते हो। ठीक है, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा होती है, इसकी बीमा पूछेगा तो आप कह दोगे यहाँ से आपको पता, तो वेबर पर एम्पियर होगा या हेनरी होता है। बीमा की बात करोगे तो मेरे भाई इसकी बीमा आप लिखते हो एम एल टू माइनस टू और ए माइनस टू होती है। बात करते हैं बेटा क्या, तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व की बात करता है, तो आपको पता है कि एक कुंडली लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और जैसे धारा का मान को बढ़ाते हैं तो भैया इसकी जस्ट विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। हमने कहा कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू आर होता है। अगर फेरों की संख्या यहाँ पर है, यहाँ रखोगे मेरे भाई, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना। तो आप कह दोगे यहाँ पर मेरे भाई आपका पता है म्यू नॉट एन आई होता है अपॉन में टू आर होता है, तो फाइव बी इक्वल क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे सर फाइव बी इक्वल बी ए हो जाता है। क्या होता है बेटा, तो फाइव बी इक्वल क्या होता है, तो आप कह दोगे सर फाइव बी इक्वल बी ए होता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर फाइव बी की अगर बैल रखो तो ये आता है ए। अगर यहाँ से अगर फेरों की संख्या पहले से एन है, तो यहाँ पर फैलो फेरो संख्या यन है, तो यहाँ पर बेटा भी क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो आप कह दोगे सर यन स्क्वायर अपॉन में टू ए हो जाता है। क्या होता है, यन स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या होता है, टू ए हो जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक बेटा, चलो आगे कहते हैं बेटा क्या, तो आप कहते हैं लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। हमने कहा सर परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल होता है। अन्योन्य प्रेरक ये होता है, तो यहाँ पर रखोगे, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर यन फाइव अपॉन में एल आई होता है, तो यहाँ से यन रखोगे, तो मेरे भाई यहाँ से जब क्या रख दोगे, एन रख दोगे, क्या रखोगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पर यन रख दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर अपॉन में ए अपॉन में एल होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर होता है अपॉन में एल होता है। डन बेटा, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे होता है कुंडली में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, मतलब जब किसी कुंडली के धारक मान बढ़ाते हैं, किसी कुंडली को क्या करते हैं, किसी कुंडली के धारक मान को बढ़ाते हैं, तो उस पे धारा परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी का क्या करता है, विरोध करता है, जिस कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। हमने कहा अगर ये होता तो मेरे विरुद्ध किया गया कार्य, तो आप कह दोगे कि सर डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यानी सूक्ष्म आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस, क्योंकि विरोध है, ई डी क्यू, तो आपको पता है ई बराबर क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी होता है। यहाँ पर ई की वैल्यू रखोगे और यहाँ से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब डी क्यू को अपॉन में डी टी कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, तो डी क्यू अपॉन में डी टी कर दोगे,
तो यहाँ से मेरे भाई आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर डी के ऊपर में डी टी होता है। क्या होता है बेटा, तो आई बराबर मेरे भाई डी के ऊपर में डी टी होता है। फिर यहाँ से डी डब्ल्यू की बात करें तो मेरे भाई डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एल डी आई अपन एल डी आई होता है। तो मेरे भाई डी डब्ल्यू यहाँ पर रखोगे। अब इसकी बात करते हो सर, जीरो से आई धारा स्थायी करने पर क्या करता है, किया गया कार्य होता है। तो डब्ल्यू बराबर जीरो से आई डी डब्ल्यू लिख दोगे। यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू रखोगे तो डी डब्ल्यू वैल्यू रख दोगे एल डी आई होता है। जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका समाकलन कर दोगे, तो समाकलन करने के बाद यू बराबर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए बेटा, ये एग्जाम में पूछ लेता है। डन। इसके बाद अन्योन प्रेरण, यानी अपने साथ साथ किसी और को प्रेरित कर देना। यानी जब किसी बगल क्या करते हैं, जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके बगल में रखी दूसरी कुंडली में भी धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है। अगर दूसरे में धारा के मान में क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं पहले कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके बगल में रखी दूसरे कुंडली पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि बगल में रखी जो क्या होती है आपकी कुंडली अन्योन प्रेरण घटना पर आधारित है, अन्योन प्रेरण के घटना पर आधारित होता है। क्या होता है, वह परिघटना जिसमें एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर उसके निकटवर्ती दूसरी कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यही घटना अन्योन प्रेरण की घटना कहलाती है। मतलब हम पहले कुंडली पर अगर धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तभी दूसरे पर फ्लक्स परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन से ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ऐसा हमने जाना। तो यहाँ पर ये देखते हैं भैया, अगर धारा के मान को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी कुंडली पर प्रेरित धारा की दिशा इधर उत्पन्न होती है, अगर धारा के मान को घटाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा इसके जस्ट उल्टा होते हैं, क्योंकि लेंज का नियम हमेशा विरोध करेगा। लेंज का नियम कहता है कि हमेशा क्या होता है, विरोध होता है। तो मेरा भाई हमने कहा कि अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, तो आप कह दोगे सर फाई टू इज इक्वल क्या होता है, आई टू, यानी पहले पर ये आधारित होता है या पहले पर डिपेंड करता है। तो आप कह दोगे सर फाई टू इज इक्वल क्या होता है, एम आई होता है। यहाँ पर जब यम होता है अनुपातिक बेटा क्या होता है, यम क्या होता है, अनुपातिक नियतांक होता है। अगर यहाँ पर मैंने कहा सर दूसरे में कुंडली फेरों की संख्या क्या है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पर एन टू फाई टू हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एन टू फाई टू इज इक्वल यम आई टू एम आई वन होता है। फिर फैराडे के नियम से आप कहते हो तो ई बराबर क्या होता है, डी फाई अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ पर रखोगे यम आई तो ये रखने के बाद ई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर यम बराबर माइनस ई अपन में डी आई अपन में डी टी। वही परिभाषा यहाँ पर भी लिख सकते हो। सेम जो परिभाषा एक हिंदी की परिभाषा पूछेगा तो यही परिभाषा लिख सकते हो। ठीक। इसके बाद बेटा ये आपसे पूछता है कि दो परिनालिकाओं में अन्योन प्रेरण गुणांक की बात करता है। दो परिनालिका मतलब हमने कहा कि सर हमने एक परिनालिका रख दिया और इसी के अक्ष पर हम दूसरी एल लंबाई की परिनालिका रख देते हैं। हमने कहा सर पहले वाले पे फेरों की संख्या क्या है, n1 है और क्षेत्रफल क्या है आपका a1 है, और दूसरे वाले में बेटा हम कहता है a2 और n2 है। ठीक है। हमने कहा कि माना एल लंबाई की दो समान परिनालिकाएं हैं जिस पर फेरों की संख्या क्रमशः n1 व n2 व क्षेत्रफल a1 व a2 है। तो हमने कहा सर अगर हम पहली परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो म्यू नॉट क्या होता है, b1 इज इक्वल म्यू नॉट एन आई I1 अपॉन में L होता है। ठीक है, अच्छी बात है। फ्लक्स परिवर्तन की बात करें फाई टू बराबर B1 यहाँ पर रखेंगे, A2 रख देंगे। भैया पहले के कारण होता है दूसरे परिवर्तन, जैसे चुंबकीय क्षेत्र उसको लेंगे तो फाई टू इक्वल यहाँ पर ये रखेंगे। भाई अन्योन प्रेरण की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्योन प्रेरण की बात मेरे भाई क्या होता है, तो ये होता है अन्योन प्रेरण की बात। अगर क्या होता है तो मेरे भाई अगर अन्योन प्रेरण की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी फार्मूला भी लगा सकते हो। हमने कहा सर यहाँ पर N2 होता है तो आप कर दोगे सर यहाँ पर N2 होता है, तो यहाँ सिंपल बात होती है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो यहाँ पर N2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। कोई दिक्कत की परेशानी की बात ही नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दोगे, कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर दूसरे पर अगर कुंडली फेरों की संख्या ये है तो आप यहाँ पर कर दोगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप सिंपल तरीके से आराम से आप इसको कर सकते हो, आराम से मेरे भाई इसको कर सकते हैं। डन। चलो तो यहाँ पर फेरों की संख्या मेरे भाई आप कर दोगे क्या, तो आप कह दोगे सर आई एम इज इक्वल क्या कहोगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे कहोगे कि m इज इक्वल क्या होता है, तो m इज इक्वल बेटा क्या होगा, तो आप कह दोगे सर m इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन में बेटा क्या होता है l हो जाता है। a2 अपॉन बेटा क्या हो जाता है, तो a2 अपॉन में l हो जाता है। क्लियर मेरे भाई। चलो डन। यहां तक अब अन्योन प्रेरक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो अन्योन प्रेरक की बात करते हो। डन। अब इसके बाद बेटा होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया संयोजन की बात करता है। किसकी बात करता है, तो प्रेरकों के संयोजन की बात करता है। तो प्रेरकों का संयोजन भी दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम होता है। हमने कहा सब इसमें क्या होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर धारा नियत होता है, तो इसके लिए एग्जाम पर डेरिवेशन नहीं आता, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सर यल बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है। डन। ऐसे जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब समांतर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या नियत होता है,
धारा अलग-अलग होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर नियत हो जाता है। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल नियत होता है तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये सब देखोगे, इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा होता है कि 1/L इज इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 होता है। ठीक है मेरे भाई? तो ये मात्र आप क्या कहते हैं भाई, ये चैप्टर में आपको इतने ही चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है? ये चैप्टर मेरे भाई आपको इतने ही पढ़ना है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो आपको ढेर सारा प्यार। और ये एग्जाम के टाइम में आपको रैपिड रिवीजन सीरीज होती है, तो आप बहुत ही मात्र 20 से आपको कहा गया कि 20 से 30 मिनट में सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, और आराम से इसको वीडियो को 2 से 3 बार अगर देखोगे तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी लगती है और आपको कैसी वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं हम ऐसे ही अगले चैप्टर पे। लगातार ये चैप्टर चालू, सीरीज चालू है, और जब तक चालू रहेगी तब तक, जब तक चालू रहेगी तब तक चालू रहेगी, जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेंगे सभी चैप्टर्स को। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पर, तब तक बेहतरीन तरीके से देखते रहिए इस क्लास को। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।